ठीक है ना। देखें जो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज होते हैं, ठीक है, किसके लिए, सर्जिकल पेशेंट्स के लिए, ठीक है, और सर्जन्स के लिए। देखें इन कॉम्प्लिकेशंस में अगर बात की जाए तो माइनर इवेंट्स भी हो सकते हैं और मेजर सीरियस इवेंट्स भी हो सकते हैं। माइनर इवेंट्स की बात की जाए तो देखें ये रिजॉल्व होते हैं क्विकली और दे डोंट नीड फार्मास्यूटिकल या ड्रग वगैरह थेरेपी कोई, और दे डोंट नीड कोई एनी इंटरवेंशंस। अगर मोर सीरियस की बात की जाए तो यहाँ तक कि पेशेंट को रिटर्न किया भी जा सकता है थिएटर, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी इंसू हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो किस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलते हैं सर्जिकल पेशेंट्स में, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिवली। देखें जो कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू प्राइमरी डिजीज़ हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू ऑपरेशन, कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू अनरिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। अब इन कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इन कॉम्प्लिकेशंस को सबसे पहले देखें आप, हीमरेज हमारे पास है एक वन ऑफ द टॉप कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद वूंड के फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं, फिर सिस्टम्स है, सीवीएस का कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जीआईटी का हो सकता है, सीवीएस का हो सकता है, अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो सकता है, हेपेटोबिलियरी हो सकता है, यूरिनरी हो सकता है, जीआईटी हो सकता है, या फिर अदर्स हो सकते हैं। हम इन कॉम्प्लिकेशंस को फॉर एग्जांपल हीमरेज से स्टार्ट करेंगे यूरिनरी तक, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं हीमरेज, ठीक है। देखिए जो हीमरेज है ये प्राइमरी हीमरेज हो सकती है, यानी कि एट द टाइम ऑफ सर्जरी जो हीमरेज होती है उसको प्राइमरी हीमरेज बोलते हैं। उसके बाद रिएक्शनरी हीमरेज हो सकती है, यानी कि विद इन 24 आवर्स ऑफ सर्जरी जो हीमरेज होती है उसको रिएक्शनरी हीमरेज बोलते हैं, ठीक है ना। ये हीमरेज जो होती है लाइगेचर स्लिप की वजह से हो सकती है और लॉस ऑफ आर्टीरियल स्पाज्म की वजह से हो सकती है। क्या? लाइगेचर स्लिप और लॉस ऑफ आर्टीरियल स्पाज्म। सेकेंडरी हीमरेज हो सकती है तीसरी। देखें सेवरल डेज आफ्टर सर्जरी आपको सेकेंडरी हीमरेज कहलाएगी। देखो इसमें इन्फेक्शंस है, ठीक है, और स्लफिंग ऑफ द वेसल्स की वजह से जो हीमरेज होती है, ठीक है। तो ये आपको 3 टाइप्स की हीमरेज। उसके बाद वूंड कॉम्प्लिकेशन में देखें सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, हीमाटोमा, सीरोमा, अच्छा वूंड डेहिशंस, ये सारे के सारे वूंड कॉम्प्लिकेशन है। हम ये कॉम्प्लिकेशन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ठीक है। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस ये हम इसका पूरा अलग चैप्टर है, ये हम पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो देखो ये सर्जिकल साइट जो इन्फेक्शंस हैं ये इनकी जो इंसिडेंस है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? या तो ये टाइप ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करती है और साथ में रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन कितनी है ड्यूरिंग पेरी ऑपरेटिव उसमें, ठीक है। अच्छा ठीक है ना। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वूंड इन्फेक्शन ये आर, देखो कौन कौन से फैक्टर्स वूंड इन्फेक्शन करा सकते हैं? हीमाटोमा है, वूंड इन्फेक्शन करा सकता है, सीरोमा है, वूंड इन्फेक्शन करा सकता है, पुअर न्यूट्रिशन, डायबिटीज़ जैसी बीमारी, अनीमिया और यूरीमिया और डिक्रीज इम्यूनिटी, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो वूंड इन्फेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के केस में पेशेंट को जो है प्रेजेंटेशन कैसी होती है? प्रेजेंट कंप्लेंट क्या होता है? वो लेके आता है साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन SOI, ठीक है, और डिस्चार्ज जो कि प्यूरुलेंट होता है ये लेके आता है। ट्रीटमेंट क्या है? हम क्या करते हैं? ड्रेनेज ऑफ पस करते हैं, ठीक है। इसी तरह डिब्राइडमेंट ऑफ द नेक्रोटिक टिश्यू करते हैं और अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। दूसरा है हमारे पास हीमाटोमा। देखो एक तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन था, उसके बाद हीमाटोमा देखें, हीमाटोमा जो है ना मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है दैट कैन ओरिजिनेट, ठीक है। तो हीमाटोमा बेसिकली है क्या? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड क्लॉट इन द वूंड, ठीक है। इसको हेमाटोमा कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड क्लॉट इन द वूंड, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय इम्परफेक्ट होम्योस्टेसिस। कैसे हो सकती है ये? इम्परफेक्ट होम्योस्टेसिस की वजह से हो सकती है। हीमाटोमा जो है आफ्टर एक एग्जांपल, मशहूर एग्जांपल जो है हीमाटोमा की, कि हीमाटोमा आफ्टर थायराइड सर्जरी ये हो सकता है कि कहाँ हो सकता है? नेक पे, ठीक है। ये जो हीमाटोमा है ये इंडेंजर करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ये पार्टिकुलर कंसर्न वाला हीमाटोमा, इसीलिए एग्जांपल भी इसकी मज़े की यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अच्छा, इट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो। देखो हीमाटोमा जो बना हुआ है हमने पहले देखा था सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में भी हीमाटोमा टॉप पे है, ठीक है। तो हीमाटोमा क्या करता है? इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पे हीमाटोमा बनेगा वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस तो हो गई
होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हेमाटोमा की, नीडल एस्पायरेशन कर सकते हैं, अच्छा रीओपनिंग ऑफ द वूंड कर सकते हैं, वूंड की रीओपनिंग करने के बाद क्लॉट को इवैक्यूएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका होता है हेमाटोमा को उठाने का, या तो ओपन करके इवैक्यूएट करेंगे या फिर नीडल एस्पायरेशन करेंगे। फिर हमारे पास है जो सिरोमा देखो सिरोमा भी एक कॉम्प्लिकेशन है ऑपरेशन की, ठीक है। सिरोमा क्या है, सिरोमा इज जस्ट लाइक हेमाटोमा, लेकिन इसमें क्या होता है लोकलाइज कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड, इसीलिए इसको सिरोमा कहते हैं। देखो स्मॉल सिरोमा हो सकता है, लार्ज सिरोमा हो सकता है। स्मॉल सिरोमा में एब्जॉर्ब स्पॉन्टेनियसली और इट कैन बी एस्पायरेटिक बाय नीडल। लार्ज सिरोमा इज फॉर्मली ड्रेनेज्ड बाय इंसिजन, ड्रेनेज नहीं करते, ऐसे खोल के हम ड्रेनेज करते हैं लार्ज सिरोमा को, ठीक है। इसी तरह सिरोमा की अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे सिरोमा की एग्जांपल दे दूँ, वेयर द स्किन फ्लेप्स हैव बीन रेज्ड, इस ऐसी जगहों में सिरोमा जल्दी बनता है। सिरोमा वेयर द स्किन फ्लेप्स हैव बीन रेज्ड, फॉर एग्जांपल चेस्ट वॉल इन मेस्टेक्टमी और लिम्फेटिक्स हैव बीन डिवाइडेड, जहाँ पे ग्रोइन और एक्जिला में, ठीक है, जहाँ पे लिम्फेटिक्स डिवाइडेड होना वहाँ पे ये सिरोमा बन सकता है। तो ठीक है, ये तो था सिरोमा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वूंड डेहिसेंस, ठीक है। तो वूंड कॉम्प्लिकेशंस में नेक्स्ट है हमारे पास वूंड डेहिसेंस। देखें पार्शियल या टोटल डिसरप्शन ऑफ एनी वन या ऑल ऑफ द लेयर्स ऑफ द स्किन, ठीक है। अगर या फिर एब्डोमेन या फिर चेस्ट, ठीक है, ऑल ऑफ द लेयर्स की अगर डिस्ट्रप्शन हो तो इसको हम किसकी ऑफ ऑपरेटिव वूंड की, ऑपरेटिव वूंड लाजमी है इसमें टर्म, ठीक है ना, ऑपरेटिव वूंड की, तो उसको हम वूंड डेहिसेंस कहते हैं। क्या पार्शियल या टोटल डिसरप्शन ऑफ एनी और ऑल लेयर्स ऑफ ऑपरेटिव वूंड। देखो जो फैक्टर्स हैं इसमें लोकल फैक्टर्स होते हैं और सिस्टेमिक फैक्टर्स होते हैं। लोकल फैक्टर्स को अगर करीब से देखें तो इनएडिक्वेट क्लोजर, अगर सर्जन उसको सही तरीके से बंद ना करे, रेज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है ना, डॉक्टर इकबाल का जो पेशेंट था, उसके बाद डेफिशिएंट वूंड हीलिंग, वूंड हीलिंग में कोई मसला हो तो भी आपको वूंड डेहिसेंस नज़र आता है, ठीक है। इसके बाद सिस्टेमिक जो फैक्टर्स हैं, एज ग्रेटर देन 60 ईयर्स ऑफ ओल्ड, डायबिटीज़ मेलाइटिस, यूरीमिया और इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है, कोई ड्रग की वजह से, जॉन्डिस, सेप्सिस और मेल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें सिस्टेमिक में आ रही। मेल न्यूट्रिशन याद रखें ये सिस्टेमिक में आपको नज़र आएगी। इस सब की वजह से सिस्टेमिक कॉज ऑफ वूंड डेहिसेंस हो जाती है, ठीक है। ये देखें, ठीक है ना। अगर अदर वूंड कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो इसमें वूंड कॉम्प्लिकेशन एक पेन है, ये भी वूंड कॉम्प्लिकेशन है, पेन वूंड कॉम्प्लिकेशन है, याद रखें। इसी तरह एसाइटीज़ भी एक वूंड कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। एसाइटीज़ में फिर क्या होता है, पेशेंट्स विद एसाइटीज़ आर एट रिस्क ऑफ फ्लूइड लीकेज थ्रू वूंड, इसमें फ्लूइड लीकेज हो सकता है कहाँ से, थ्रू वूंड, तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट विद एसाइटीज़, ठीक है। पेशेंट विद एसाइटीज़ आर एट रिस्क ऑफ फ्लूइड लीकेज थ्रू वूंड, ठीक है। अब देखें रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आर द मोस्ट कॉमन, याद रखें, कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी आफ्टर मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स, याद रखें मोस्ट कॉमन मॉर्बिडिटी है ये रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, और दीज आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट्स एज ग्रेटर देन 60 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स फॉर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आर, देखो पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं और प्रोसीजर रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं। दो किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स फॉर जो following are the risk factors for the development of respiratory complication, patient related factors और procedure related factors, ठीक है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की बात की जाए तो इसमें एज आती है पेशेंट की, इसमें एज से क्लास ग्रेटर देन 2 CCF और फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये सारे के सारे पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो क्या होता है, देखिए दे कैन लीड टू रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इसी तरह प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स देखें, एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, ठीक, बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है। थोरेसिक सर्जरी, अपर एब्डोमिनल सर्जरी, प्रोलॉन्ग सर्जरी और इमरजेंसी सर्जरी और जनरल एनेस्थीसिया, ये सारे के सारे प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो कि कॉज करते हैं क्या, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। इसी तरह कॉमन जो पोस्ट ऑपरेटिव चेस्ट देखो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस भी कहते हैं,
ठीक है। ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस, इसमें दो किस्म के फैक्टर्स हैं, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स और प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स। अब देखते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस कौन से हैं जिनके हमने अब और फैक्टर्स पढ़े। तो कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस आर पोस्ट ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है, एटिलेक्टेसिस हो सकता है, पल्मोनरी एस्पायरेशन हो सकता है, पोस्ट ऑफ निमोनिया, देखो पोस्ट ऑफ हाइपोक्सिया है तो पोस्ट ऑफ निमोनिया भी है, उसके बाद पी पोस्ट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं किसकी, पोस्ट ऑफ चेस्ट की कॉम्प्लिकेशंस है, चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस। अब इनमें से हम एक एक करके टॉप में थोड़ा थोड़ा इनमें रोशनी डालते जाएंगे। सबसे पहले पोस्ट ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। तो अब पोस्ट ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है, पोस्ट ऑफ हाइपोक्सिया की डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 90 इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। रीजंस क्या हो सकते हैं पोस्ट ऑफ हाइपोक्सिया की, देखो जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये यू है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लेरिंजियल एडिमा हो सकता है, अच्छा उसके बाद हाइपोवेंटिलेशन हो सकती है, एटिलेक्टेसिस हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है और प्लूरल पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। एडिमा हो सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारे रीजंस हो सकते हैं हाइपोक्सिया के, किसकी, पोस्ट ऑफ हाइपोक्सिया के। देखें कॉजेस जो भी हैं उसको आपने लुक करना है, ठीक है। कोई भी जो हाइपोक्सिया है पेशेंट, तो कॉजेटिव फैक्टर शुड बी लुक फॉर, ठीक है। देखो अगर तो कोई ब्लड है या फिर कोई सिक्रीशन है तो उसकी सक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, आप उसको सक्शन करेंगे। एयरवे, अगर हो सकता है कि आपको एयरवे इंसर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। इसी तरह अगर तो जो पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है तो उसको आप 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन भी देंगे। हाइपोक्सिया के पेशेंट को अगर स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है तो उसको आप 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप क्या कर सकते हैं, हेड टिल्ट कर सकते हैं, चिन लिफ्ट कर सकते हैं, जॉ थ्रस्ट मैन्योर, ये दोनों मैन्योर्स हैं, देखिए चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट और जॉ थ्रस्ट मैन्योर कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हाइपोक्सिया कॉज करा रही है तो इन मैन्योर से ठीक हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। ठीक है ना। अगली जो कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव चेस्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस देखिए, एक का मतलब एटिलेक्टेसिस का मतलब ओपनिंग, ठीक है, सूजन, इस तरह का इसको एटिलेक्टेसिस कहते हैं, ठीक है ना, मतलब फूलने को, बाहर आने को, ठीक है। तो देखिए याद रखें कि 90% ऑफ द पेशेंट्स जो है ना वो हु आर एनेस्थेटाइज्ड, उनको एटिलेक्टेसिस होता है। एटिलेक्टेसिस फोन इन 90% ऑफ द पेशेंट्स हु आर एनेस्थेटाइज्ड, और होता कहाँ है, इट अकर्स इन बेजल पार्ट्स ऑफ द लंग, ठीक है, ये याद रखें, इट अकर्स इन बेजल पार्ट्स ऑफ द लंग, ठीक है। एटिलेक्टेसिस जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली फर्स्ट 48 आवर्स में ये पेशेंट्स को हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए एनेस्थीसिया को मैं ऐसे लिखता हूँ, आइंदा मैं एनेस्थीसिया को डबल ए से लिखूँगा, ठीक है। एनेस्थीसिया जो है देखिए ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है सिलियरी एक्शन को और इंक्रीज़ करता है ब्रोंकियल सिक्रीशंस को, यानी सिलियरी एक्शन को डिक्रीज़ करता है, ब्रोंकियल सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूकस इज रिटेन्ड इन द ब्रोंकाई, स्मॉल ब्रोंकाई गेट ब्लॉक्ड, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जब स्मॉल ब्रोंकाई गेट ब्लॉक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्वुलर एयर, और उसके बाद क्या होता है, कोलैप्स ऑफ एन एरिया ऑफ द लंग हो जाती है, साथ साथ इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस को एटिलेक्टेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को आप गौर से देखें, एनेस्थीसिया में क्या होता है, डिक्रीज सिलियरी एक्शन, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, म्यूकस इज रिटेन्ड इन द ब्रोंकाई, स्मॉल ब्रोंकाई आर ब्लॉक्ड, एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्वुलर एयर, जिसकी वजह से कोलैप्स ऑफ एरिया ऑफ द लंग और साथ में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा याद रखें पोस्ट ऑपरेटिव जो एब्डोमिनल पेन है वो इनहिबिट करता है कफिंग को। अब जब कफिंग को इनहिबिट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सिक्रीशंस अंदर रह जाते हैं, सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं अंदर, जिसकी वजह से अगेन आपको पता है कि इन्फेक्शन हो सकता है और क्या हो सकता है, एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस देखें दो किस्म के होते हैं, माइनर एटिलेक्टेसिस हो सकता है, सीवियर एटिलेक्टेसिस होता है। अगर एटिलेक्टेसिस माइनर है
ठीक है, तो आप पेशेंट को पायरेक्सिया होगा, डिस्निया होगा, टेकिकार्डिया हो सकता है और फीवर, ठीक है, ये सिम्टम्स आते हैं माइनर एटिलेक्टेसिस के। अगर एटिलेक्टेसिस सीवियर है, एटिलेक्टेसिस में क्या होता है, साइनोसिस इंसू कर जाती है और रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। तो माइनर एटिलेक्टेसिस और सीवियर एटिलेक्टेसिस में दोनों के सिम्टम्स में फ़र्क है। देखो एटिलेक्टेसिस जो है इट इज़ नॉट सीन इन कन्वेंशनल चेस्ट एक्सरे में ये नज़र नहीं आता, अनलेस एंड अनटिल ये मासिव एटिलेक्टेसिस हो तो ऐसी एक्सरे में नज़र आ सकता है, मैसिव हो तो, ठीक है। अच्छा, इसीलिए सीटी स्कैन इसका बहुत अच्छा क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, देखें ट्रीटमेंट भी हम देखते हैं कि पहले माइनर है या सीवियर है या वेरी सीवियर है। देखो माइनर है तो हम इसको कार्डियो चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं, पेन रिलीफ करते हैं फॉर एग्जांपल, ताकि पेशेंट आसानी से कफ कर के जो सिक्रेशन बाहर निकाल सके। फॉर एग्जांपल इंटरकोस्टल ब्लॉक ले लो या कोई टेबलेट फॉर्म में, कोई इंजेक्शन फॉर्म में और कोई, ठीक है। इंटरकोस्टल ब्लॉक हमने दिया था, याद है, रिब्स के पोस्टीरियर साइड्स पे, ठीक है, पिछले दिनों, इसको हम दोबारा देखेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर सीवियर एटिलेक्टेसिस है तो हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं और रिमूव करते हैं म्यूकस प्लग्स को, और अगर वेरी सीवियर है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं, ठीक है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो चेस्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है पल्मोनरी एस्पायरेशन, ठीक है। पल्मोनरी एस्पायरेशन देखो, अगर एसिडिक जो गैस्ट्रिक कंटेंट पेशेंट एस्पायर कर जाए, ठीक है, और तो होता क्या है, एस्पायरेशन निमोनाइटिस, एस्पायरेशन निमोनाइटिस। इसको ना मेंडल का सन सिंड्रोम, मेंडल तो याद है ना आपको, मेंडल वो स्कूल लाइफ में जो मेंडल सन सिंड्रोम बोलते हैं, मेंडल-सन सिंड्रोम, ठीक है। गैस्ट्रिक कंटेंट्स को एस्पायर किया और उसके बाद एस्पायरेशन निमोनाइटिस हो गई। देखो एस्पायरेशन जो है कैसे हो सकती है, एस्पायरेशन ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया हो सकती है, या फिर रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया के दौरान, इंडक्शन के दौरान और रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया के दौरान एस्पायरेशन हो सकती है, ठीक है। देखो अगर तो मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर पैरालिटिक इलियस है तो ये दोनों जो है ना एस्पायरेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। क्या मैकेनिकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर पैरालिटिक इलियस, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, कहाँ कब, इन अर्ली पोस्ट ऑफ पीरियड, अर्ली पोस्ट ऑफ पीरियड में एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ और पैरालिटिक इलियस के पेशेंट्स में। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि हम सबसे पहले तो प्री ऑफ फास्टिंग देंगे, ठीक है। प्री ऑफ फास्टिंग 6 आवर्स फॉर एडल्ट्स प्री ऑफ फास्टिंग ज़रूरी है, 4 आवर्स फॉर चिल्ड्रन प्री ऑफ फास्टिंग। ये पोस्ट ऑपरेटिव फास्टिंग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, पल्मोनरी एस्पायरेशन को। इसी तरह प्रॉपर पोजीशनिंग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं एस्पायरेशन को, और इसी तरह इंट्यूबेशन, केयरफुल इंट्यूबेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं एस्पायरेशन को। देखिए एस्पायरेशन जो निमोनाइटिस है, एस्पायरेशन रिस्क ऑफ एस्पायरेशन निमोनाइटिस, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, एस्पायरेशन निमोनाइटिस को हम कम कर सकते हैं यूज़ ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड, लिंक टू देंगे हम मेटोक्लोप्रामाइड पे, ठीक है, क्लोप्रामाइड, ठीक है। और जो प्रोटॉन H2 ब्लॉकर्स या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इनके यूज़ से हम रिस्क ऑफ एस्पायरेशन निमोनाइटिस ये कम करते हैं, ठीक है। हम ये दोनों लिंक्स हम इस पर ऐड कर देंगे, ठीक है। देखें कि अगर एस्पायरेशन होती है पेशेंट को, यानी मैनेजमेंट की तरफ हम थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं, अगर एस्पायरेशन होती है तो ब्रोंकोस्कोपी करनी चाहिए पहली फुर्सत में, अर्लीस्ट पहली फुर्सत में ब्रोंकोस्कोपी, ताकि सक्शन की जा सके और पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव किया जा सके। कहाँ से, ब्रोंकियल ट्री से पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव किया जा सके, ठीक है ना। इसी तरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हम साथ साथ में देंगे। इसी तरह रेस्पिरेटरी फेलियर अगर सीवियर है तो हमें इंट्यूबेशन करनी पड़ेगी और वेंटिलेशन, उनको पेशेंट को वेंटिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप हम देख लेंगे, इससे आगे नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे लेक्चर में।